हाँ भी कैसे हो? कहां तक पढ़ लिया हमने? लास्ट टॉपिक क्या था जो करवाया गया था? हम्म। प्रणालियां, मापन की पद्धतियां या प्रणालियां। कितनी पद्धतियां दुनिया में प्रचलित है अभी तक? चार। चार पद्धतियों में सबसे पहले कौन सी लिखवाई मैंने? इसी सीक्वेंस में याद करो, ये जरूरी नहीं है कि पहले आप सीजीएस याद करो, आप पहले ऐसा याद करो, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो सीजीएस के अंदर कितनी मौलिक इकाइयां हैं? तीन। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। एमकेएस में भी लंबाई, द्रव्यमान और समय। एफपीएस में भी लंबाई, द्रव्यमान और समय। यानी कि शुरुआत की तीन जो यूनिट आपको पत्तियां जो लिखवाई है उसमें तीन ही मौलिक इकाइयां हैं, ठीक है? एमकेएस के अंदर द्रव्यमान की इकाई, एमकेएस में द्रव्यमान, बस उत्तर बोलो जल्दी से सोच के, किलोग्राम। एफपीएस के अंदर लेंथ की लंबाई, लेंथ की इकाई फुट, ठीक है ना? सीजीएस के अंदर सेकंड किसकी इकाई है? समय की। सेकंड सभी प्रणालियों में किसकी इकाई है? समय की। बालाराम बता, समय की ने क्या है? कल याद करने के लिए कहा था ना कि मेरे लिए एक परिभाषा ढूंढ के लाना कि टाइम क्या है, समय क्या है। किसने ढूंढा? कि समय नहीं मिला समय को ढूंढने के लिए? हाँ, ये नस नीचे कर पार कौन पड़ा है बता? ढूंढे होगे हैं? ढूंढा था, क्या मिला? हाँ विनोद कुमार आयो कल, बता समय की ने क्या? कह दी देखो माड़ो चल है बिना समय क्या? अपना भी टाइम आएगा है नी, अपने भी एक दिन चले जाएंगे। क्या बात, समय की परिभाषा नहीं मिली आप लोगों को? हाँ भी रात को नहीं। एक तो क्या थारी जिंदगी में परेशानियां बहुत है, चार तीन चार घंटा तो खराब हो जाए थारा मार्क ने, ठीक है? बाद में मोबाइल थारा बिजी, कितना बिजनेस चल रहा है भी पर खराब होना ही होना है नहीं लंबू? है तो जो काम, कितना बड़ा काम दिया था, एक डेफिनेशन ढूंढने के लिए कहा था, क्या? समय। वही जो मैं कहता नहीं फलानी फिल्म में वो हीरो और आ हीरोइन है गाना है, फिल्म डाउनलोड करके लिया थोड़ा सारा ही दे जाता, रात नहीं भेज देता यार ले गुरु जी चक्को है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है इसमें। विज्ञान, भौतिक विज्ञान में जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। अभी तो हम बेसिक टॉपिक पे चल रहे हैं जिसपे मैं इतना समय लगा रहा हूं। चाहता तो मैं इसको मात्र 2 दिनों में क्या कर दूं, खत्म कर देता। इतना बड़ा नहीं है ये, और इसको या तो मैं 1 महीने तक भी करवा सकता हूं, इतना बड़ा है ये, ठीक है? मापन और मात्रक, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको जीरो से शुरू करें, शुरुआत तो हमने कहां से की? जीरो से ही की है। लेकिन यदि हम इसको बड़े लेवल लास्ट तक लेके जाएंगे तो इतना बड़ा टॉपिक है, तो कम से कम 25 क्लासेस इसके अंदर चाहिए आपको। इतनी क्लास देता पूरा तो आवा को नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी बराबर हमारे, नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे देखो, ठीक है? तो हमने लास्ट जो एक सारणी पर छोड़ा था आपको, और मैंने कहा था इसकी सारी परिभाषाएं घर से लिख के लानी है ताकि हमारा क्या बचे? हाँ वही बचे जिसकी परिभाषा ढूंढने के लिए कहा था, क्या? समय। जो बीत गया वो क्या है, जो आएगा वो भी क्या है, हैं? हाँ ऐसा डायलॉग थारू कितना लगवा ले भलाई, लेकिन ओरिजिनल डायलॉग जो समय का है वो याद नहीं है। तो ये सारणी पे छोड़ा था क्या? क्या है? सारणी है, एक सारणी है जिसका निर्माण किया गया किसने? हमने, इंसानों ने किया है, बंदर तो आगे बनाई कौन गया, ठीक है? अब एसआई की जो यूनिट है, एसआई की जो इकाइयां हैं कितनी है? 7। क्या ये 7 एक ही दिन में लिखी गई थी क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा। क्या टाइम लगा, कब वो हुई, तो इसकी डिटेल है सारी इसके अंदर। जो 7 यूनिट हैं जिनकी शुरुआत इस सारणी के अनुसार किससे हो रही है? पहली यूनिट किसकी दे रखी है? किसकी दे रखी है? लंबाई की। दूसरी यूनिट किसकी दे रखी है? द्रव्यमान की। और तीसरी यूनिट किसकी दे रखी है? समय की। बाकी भूल जाओ, ये तीन हमेशा जिंदगी में याद रखना, ठीक है ना? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग भौतिक विज्ञान की शाखा में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। कैंडला कुंडला ये तभी काम में आएगी जब हम लाइट की बात करेंगे। किसकी? लाइट की। मोल का जिक्र हम तब करेंगे जब हमें गहन अध्ययन करना हो किसी पदार्थ का, ठीक है? धारा का जिक्र हम तब करेंगे, एम्पेयर का जिक्र हम तब करेंगे जब हमें इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करना हो। लेकिन द्रव्यमान, समय, लंबाई का जिक्र हम हर जगह करेंगे। तो ये तीन जो इकाइयां हैं ना, जिनमें हर इकाई ने अपनाया हुआ है, चार प्रणालियों ने इन तीनों की तो परिभाषा दी हुई है।
CGS, MKS, FPS, ऐसे ही नाम थोड़ी रखे गए हैं। किन से दी हुई है? इन 3 इकाइयों से, 3 से, ठीक है ना, जिनमें एक लंबाई है, एक द्रव्यमान है और एक समय। इनसे ही सब कुछ होता है। सारी कहानी किस पे टिकी हुई है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो ऊर्जा समीकरण याद है क्या? क्या थी? E बराबर mc²। उसने कहा था कि m यानी कि मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान रखने वाली प्रत्येक वस्तु में क्या विद्यमान है? ऊर्जा। क्या विद्यमान है? भौतिक विज्ञान की सरल सी परिभाषा क्या लिखवाई थी? देखो, याद नहीं होएगा तो मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा और थे पिछड़ता जाऊंगा। भौतिक विज्ञान की परिभाषा वैसे तो लिखा जाना संभव नहीं है, ठीक है ना। ये किताबें खुद कहती है कि भौतिक विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है, कितनी परिभाषा दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मन को संतुष्टि देनी पड़ी ना। क्या लिखवाई थी? भौतिक विज्ञान की परिभाषा पूछिए जिनका मापन संभव हो। राशियां वह है क्या होती है? जिसमें दो चीजों का रिलेशन देखते हैं, एक तो ऊर्जा का और दूसरा पदार्थ। ऊर्जा और पदार्थ, किस पदार्थ में ऊर्जा कितनी है, कम है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो पदार्थ का ऊर्जा के साथ रिलेशन दिखाने वाली शाखा को हम किस नाम से पुकारते हैं? भौतिक विज्ञान। और ऊर्जा कब मिलती है? जब पदार्थ के पास m अर्थात क्या हो? द्रव्यमान हो, ठीक है। अब ऊर्जा कुछ समय तक तो रहेगी, फिर रोटी खाओ गिरता ही रहोगे सारा दिन। फिर दिन में कितनी बारी खाना खाते हो? 2 बारी। यार बीच में चरका मरकी चा ओ वो फलाना ठिकानो बर्गर पिज्जा वह हो जाए कभी कदार, तो कम से कम 2 बार तो खाना खाते हो, 2 ही बारी खाते हो ना, जिससे पूरे 24 घंटे शरीर को चलने के लिए क्या मिलती है? 24 घंटे किसकी इकाई? समय की। किसकी इकाई? कुछ खाया तो हल्की फुल्की चीज खाई थी, अब भारी खाया, बाटा खाया आगे। वो कोई आटो गिटे होनो आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो की तो मां धमधनी सी गए होनो, द्रव्यमान गया था अंदर, तभी तो क्या आई? एनर्जी आई ना। तो ऊर्जा को यदि परिभाषित करना है, भौतिक विज्ञान को परिभाषित करना है, तो ये शुरू की 3 चीजें आपको चाहिए। ये कोई बात नहीं, देख लेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेड, ITI क्रेडिट है सारी। ये मात्रा मुत्रा बहुत रेयर काम में आने वाली चीज है। उसके बाद में ज्योति तीव्रता ना ही मानो कभी जिंदगी में काम आ सी। एक वो प्रकाश टॉपिक पढ़ाएंगे जब एक बार ही आनी है इसने। उसके बाद में ताप, हाँ ये जरूर काम में आता है। ठंड बहुत है, आज तो गर्मी पड़ा है, ये भी है, ठीक है ना। तो ये जो 3 है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इन तीनों के बारे में यदि देखेंगे तब जाके आप आगे की गणनाएं कर पाओगे। क्योंकि अभी हमारा मात्र टॉपिक है, मैं देखूं तो मैंने मात्र टॉपिक का मात्र आपको सिर्फ 1% करवाया है अभी तक। मात्र का मापन का हमने पिछले 3-4 दिनों में मात्र कितने % किया है, और थान लागा मैं गिटा के ही पढ़ लियो, ठीक है। असली चीज तक पहुंचेंगे तब तक तो ये आगे वाला सारा भूल जाओगे पीछे करवाया हुआ। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा किसकी है? लंबाई की। क्या डेफिनेशन लिख के लाए हो? कॉपियों में है क्या? सबके चेक कर लियो क्या? डंडो लेके आऊं? कौन लिख के नहीं लाया? हाथ खड़े करो ईमानदारी से, नहीं तो देखो चाल के मैं आ जाऊंगा। कान ऊपर आने दो, हाथ। मैं देखो शर्म आनी चाहिए था ना, ये करो रे, घर का के काम दे रहा क्या है? कोई अठा और भी दिहाड़ी दुड़ी भेजा कितना है? पढ़ाई का ही काम है ना, नहीं किया? हाँ भी डीजे बाज गया, हाँ भूल गया था, बहुत बढ़िया बात है, भूल गयो, शाबाश। का बिजनेस है मोटा मोटा, जगह जगह भूल गया थारो पूरा चारा हूं। हाँ स्कूल में भी छोरिया हूं, काम हमेशा के हूं तो पूरा होता आगे वजह टिंगर कुटीस था, याद है के? ऐसा आज अंग्रेजी काम चेक करना है, आपा ये नस्ल कौन था फिर तब मार दिया किन्नू बोली यार, वह कौन है? तो काम पूरा करो, वो जमाना था गया बीत गया, ठीक है। लेकिन अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई विकल्प ही नहीं है। अरे यहाँ करोगा ढील तो भी कौन पार पड़े, ठीक है। क्योंकि हमें कोर्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर करना है। लंबे समय तक यदि आपको यहाँ बिठाए रखेंगे तो आप खुद बोर हो जाओगे, और मैं एक एक चीज को 1 महीने तक करवा दूं तो फिर यही कहानी खत्म हो जाएगी, लास्ट में 2 जना रह जी, ठीक है ना। तो बनाए रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ रफ्तार भी बनानी पड़ेगी, बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तो करके लाया करो। आज छोड़ने ला रहे हूं, अगली बार से जो काम कह दिया नहीं हुआ तो या तो यह सेंटर छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो फिर पड़ेगी थारा, देख लो। भूल गया तो मन याद दिलाना आवे, घना ही तरीका है मेरे कने, ठीक है, नहीं कर लोगे ना। हाँ तो सबसे पहले लंबाई की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है कि निर्वात में, किसके अंदर? निर्वात में कोई चला, कौन चला? प्रकाश चला। हमने 1 मीटर कितना होता है, इतना होता है, हमें आइडिया है, तो हुआ है मीटर, ये हमें पता है, इशारों से बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या है
कि जाके अगर थारू पूछे 1 मीटर की परिभाषा दोगे इतो इया दे वो थारू लपट रख दोगे चाल आगे। अगर किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने बैठोगे, अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज 1 मीटर, लंबाई की इकाई आप कहोगे जी मीटर है, आपको याद है, वो कहेगा 1 मीटर बताओ किसे कहते हैं, तो आपके पास उसकी बताने का परिभाषा होनी चाहिए। तो उसकी परिभाषा क्या दे रखी है कि निर्वात में हमें चलाना है किसको, प्रकाश को। कितनी देर चलाना है, अरे 1 सेकंड कौन चलाना, ध्यान हो देखो, नहीं लिख रहे तो पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/29 करोड़ 97,92,458 वे भाग में, यानी कि 1 सेकंड का अप्रोक्सीमेट 30 करोड़वां भाग, 1/30 करोड़, 1/10 की पावर 1/10 की पावर 3 × 10 की पावर सॉरी 8, इतने समय में चलाना है हमने किसको। 1 सेकंड कितना होता है, अब अथया बात बोलन में 3 सेकंड ले लिया, उस 1 सेकंड के 30 करोड़वें भाग तक हम किसको चलाएंगे, प्रकाश को चलाएंगे। ठीक है, बस प्रकाश को मात्र इतनी देर ही चलाना है कि 1 सेकंड का ये अप्रोक्सीमेट 30 करोड़वां भाग कहलाते हैं, इसको ये बोल देते हैं। इतनी देर तक चलाना है, इतनी देर में प्रकाश जितनी दूर जाएगा ना, वो कितना मीटर चला गया, वो 1 मीटर चला गया। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड के 30 करोड़वें भाग में जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। प्रकाश की रफ्तार कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड चल जाए तो 30 करोड़ मीटर चल जाता है। हमें 1 सेकंड थोड़ी चलाना है, हमें 30 करोड़ मीटर थोड़ी चलाना है, हमें तो कितना चलाना है, 1 मीटर, इसलिए टाइम फिर कम लगेगा। प्रकाश को 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये बहुत प्रश्न है इसमें। प्रकाश को मात्र 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, हाँ 1 सेकंड का 30 करोड़वां हिस्सा। 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, 1 सेकंड। लेकिन समस्या है कि उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई कंकर पत्थर धूल मिट्टी कण स्टूल मेज पुलिस वाला कहां भी किने जावे, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो चलना चाहिए किसमें, निर्वात में। समझ गए ना। हाँ, मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, ये लिखने का काम है, याद करना है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। और ये डेफिनेशन कौन से सन में दी हुई है, सब लिखा हुआ है। कब दी, सन 1983 में इसको एसआई ने मानक बनाया है। सन 1983 में इसने एसआई को क्या बना दिया, मानक बना दिया था। ठीक है, उसके बाद से आज तक यही है, और हो सकता है आने वाले 2, 4, 5, 10, 20 सालों में डेफिनेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी हमारी मानक किताबें जो छापती है, उस किताब के अंदर एक बड़ा ही बढ़िया लेख लिखा हुआ है, अलग सा कॉलम दिया हुआ है कि ये जो भौतिक विज्ञान है, वास्तव में ये जो भी है ना, ये परिकल्पनाएं हैं। जितना भी विज्ञान है ना, ये भौतिक विज्ञान है, ये सब कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन की हुई है। और उस इमेजिनेशन के आधार पर प्रयोग किए गए, और वो प्रयोग सफल हो गए। जो सफल नहीं हुए, ठीक है, उनको और संशोधन किया, सफल बना दिया। लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं है कि ऐसा ही होता है। हो गया, ठीक है, ये आगे भी ऐसा ही होगा क्या, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप आज जैसे दिख रहे हो, क्या 20 साल बाद भी ऐसे ही दिखोगे क्या 40 साल बाद भी ऐसे ही दिखोगे क्या आपकी संरचना में बदलाव नहीं होगा, चेहरे में, बालों के रंग में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के झुकाव में, तनाव में, क्या बदलाव नहीं होगा क्या, बिल्कुल। तो ये विज्ञान भी हमारी तरह ही है, समय के साथ इसमें क्या होते हैं परिवर्तन। तो इसको एक समय में ही देखकर समझा जाता है, समय के आगे और जाकर यदि समझेंगे तो परिभाषाएं चेंज हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो आ सारी गप है, कहने का मतलब वो है, दुनिया ने गप स्वीकार कर ली, आप भी किसके अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, तो भाई एक करिए चलना दो, जब तक कि कोई और आके नई गप ना फेंके, जब तक आई गप चलेगी। समझ गए ना, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ तो लिखे को नहीं कि गप है, इस भाषा में तो है नहीं, भाषा थोड़ी सी जटिल है, शायद आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन सीधा कहानी सुनाने के बाद में लास्ट में मोरल मिलता है कि नहीं मिलता, लास्ट में शिक्षा मिल रहा है, कौन मिला है, हाँ, कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। वैसे उस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद में मोरल क्या मिलता है, विज्ञान एक गप है, आले विज्ञान की एक और परिभाषा। भौतिक विज्ञान तो कोरी की है। हाँ, आ जाओ इन्हें। दूसरी डेफिनेशन किसकी, द्रव्यमान की, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत विज्ञान की क्या है,
कि भौतिक विज्ञान के अंदर द्रव्यमान की कोई परिभाषा है ही नहीं। परिभाषा में कोई इकाई होती है, कोई राशि होती है, कोई चलता है, कोई घटता है, कोई बढ़ता है, मेजरमेंट होते हैं, लेकिन यहां डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? तो फ्रांस की एक जगह है सेवरिस, पेरिस के अंदर है ये। वहां पर अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो का एक संस्थान बना हुआ है, एक ऑफिस है, बहुत मोटो है, ठीक है। उस जगह पर प्लेटिनियम और इरेडियम मिश्र धातु से निर्मित एक सिलेंडर पड़ा है। दो धातु है, प्लेटिनियम और इरेडियम, सुने नाम? तू सो ना ही अंडे ठोडी पर हाथ लगा गया, पोज पुराना हो गया, नहीं हुई है, ठीक है नहीं? हाँ, ए बहुत पुराना है, मेरी मम्मी के टाइम का बिंगा ब्याह का पोज है, अब नया बनाओगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहां रखा हुआ है एक टुकड़ा सा धातु का, है फ्रांस में। जास्को के डोल है थारो, अभी तो कौन कदी तो जाओगा। हाँ, ये कॉन्फिडेंस रखे करो। तो फ्रांस के सर्विस जगह पर अंतरराष्ट्रीय मापतोल का जो ऑफिस है, वहां पर इस प्रकार का एक बेलन सा पड़ा है, एक टुकड़ा सा पड़ा है धातु का, और ये दो धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें एक धातु तो है प्लेटिनियम, दूसरी है इरिडियम, ठीक है। यही धातुएं क्यों ली? क्योंकि ये बहुत ही कठोर धातुएं हैं, और हो सकता है आपने इनको देखा हो, आपने इनको देखा हो, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटी, ठीक है। उनके अंदर स्पार्क प्लग लगता है, पता हो तो? वो है क्या? देखे है क्या स्पार्क प्लग के ऊपर? चलो दिखाई दे, छोरियन के ठाके हुए स्पार्क प्लग। आऊं तो स्टार्ट ना है भाई जी, स्टार्ट करियो। कहां गया? ये रहा, देखा है क्या? ये इस प्रकार का स्पार्क प्लग है। अभी अब ये डायग्राम छोटा ही है, ये रहा। इस स्पार्क प्लग को ध्यान से देखोगे तो इसके आगे छोटी सी किल्ली सी लगी हुई है, ये रही। यहां पर गौर से देखोगे तो ये इतना सा हिस्सा, छोटी सी डंडी सी होती है, एक होती है ना। हाँ, ये किसकी बनी होती है? ये या तो होती है प्लेटिनियम की, और या होती है ये इरिडियम की, क्योंकि स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन का एक मुख्य हिस्सा है। कौन सा इंजन का? हाँ, इंजन कितने प्रकार के? हाँ, खाद कर ले पावड़ा था है कौन? एक पेट्रोल और एक डीजल, और कोई तीसरा इंजन है अपने ने? वो कहाँ गए? शौचालय है नहीं, ठीक है ना, नहीं है, दो इंजन है। तो इंजन भी देखते आगे आए तो आपको जरूर करवाएंगे। तो कहने का मतलब स्पार्क प्लग के अंदर लगातार यहाँ स्पार्किंग होती है। क्या होती है? स्पार्किंग, जिससे पेट्रोल लगातार कंटिन्यू जलता है। एक सेकंड में पता नहीं कितनी बारी हो जाती है ये प्रोसेस, और ये खराब नहीं होता बहुत जल्दी, लंबे समय तक क्या होता है, चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसमें जो धातु काम में लाएगी है, कौन सी है? वो प्लेटिनियम या कौन सी है? इरिडियम है। कठोरतम धातुओं में शामिल है, इनका क्षय नहीं होता। क्या नहीं होता? क्षय मतलब शरण नहीं होता। इसलिए ये जो बेलन टुकड़ा जो भी 1 किलोग्राम के लिए रखा गया, जिसको 1 किलोग्राम कहते हैं, ठीक है, ये किसका बनाया गया है? प्लेटिनियम और इरिडियम का। जाके रखा हुआ है क्या जी? वो 1 किलो है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय 1 किलो है। फिर 12 तड़ा गया बट है, ठीक है। थोड़ा सा लोहे ले गए, उस इरिडियम वाले को एक तुला पे रखा, कमानीदार तुला पे, इन्ना आप लोहे रखो, दोनों जब क्या हो गए बराबर, तो आप लोहे ले गया, ओ मेरो 1 किलो है। मिची आंखड़ आया, वो मारो 1 किलो है, ठीक है ना। ऐसे करके दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें 1-1 किलो बांट दिया। लेकिन वो इरिडियम का घोड़ा मानक के रूप में अपनाया गया है। अब कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, ठीक है। इसलिए 1 किलोग्राम का भौतिक स्वरूप है ये, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? परिभाषाएं लुप्त नहीं हो सकती, परिभाषाएं कभी गायब। प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के 30 करोड़वें भाग में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 1 मीटर। हमारे पास 1 किलोग्राम की कोई परिभाषा नहीं है। अब ये कोई हमसे छीन सकता है क्या? जंग लाग जी की परिभाषा गए कौन है? लंबे समय तक आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही? आप तक आ गई, आप आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाओगे, वो आगे पहुंच जाएगी।
अब वो गोड़ो कत्ता ही चाल सी सालों को चोरी करके ले गए तो गए होगे किलोग्राम मारा तो ये तो चलो सिक्योरिटी है, कोई सोने चांदी को तो है को नहीं। बाई चांस मान लो मेरा पर को कुछ माती वगैरह चक ले साला किलोग्राम की ऐसी तैसी अड़ा किलोग्राम चक के 250 ग्राम रख दिया, ठीक है, तो मानक सारे चेंज हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं परिभाषा बनाएंगे किसकी, 1 किलोग्राम की। 4 सालों तो बढ़ने लग रही है, आज तक तो बहु बनी कोनी क्या विज्ञान क्या कर ली, तरक्की कर ली कितने सालों से। कोरोना से पहले सन 2019 का प्रावधान है कि 1 किलोग्राम की क्या लेके आते हैं, परिभाषा लेके आते हैं, लियो लारे बिठा लो स्कूटी पर, ठीक है, हवे तो सर तो अभी तक तो आई नहीं। और जिस दिन ये परिभाषा आ गई, क्यों नहीं आ रही, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बना चुके हैं। जिस दिन ये परिभाषा आ गई उस दिन भौतिक विज्ञान के कई नियमों में क्या करना पड़ेगा, फेरबदल करना पड़ेगा, इससे दिक्कत होती है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज थे आया और आराम बैठे हो स्टूल पर थाने बिठा दियो, काल थे आओ स्टूल हटा दियो, नीचे बैठो, ये बैठो नीचे, तो थोड़ी दिक्कत वही को नहीं होगी। ठीक है, 2-4 दिन नीचे बैठ लिया, आराम हो सहज हो गया, ठीक है, फिर आया अगले दिन में सड़ा कांकरा बिछा दिया, बैठो, ठीक है, फिर मैं माटी बिछा गई और तराई करके अब बैठू, तो रोज परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही, तो परेशानियां आएंगी, इसलिए इस परिभाषा को बढ़ाया नहीं जा रहा। समझ गए। हाँ, 1 किलोग्राम की कोई डेफिनेशन नहीं है, एक घोड़ा सा रखा हुआ है, उसका द्रव्यमान कितना मान लिया 1 किलोग्राम, और ये कब से माना हुआ है, सन 1889 से। कितने साल हो गए अप्रोक्सीमेट, 135-40 साल हो गया, ठीक है ना। और 135 साल तक उस धातु को संभालना एक बहुत बड़ी समस्या है, और आगे आने वाले समय में जाहिर सी बात है धातु है तो शायद होएगी होएगी किसी ना किसी रूप में होगी, तो उसके लिए डेफिनेशन जरूरी है। समझ गए 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या है, 1 सेकंड। इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, 1 सेकंड की डेफिनेशन दी गई है फ्रीक्वेंसी से। किससे दी गई है, हाँ, YTA वाले हो तो फ्रीक्वेंसी तो समझते ही हो, 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। लेकिन 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या किसकी, थे गेड़ा मारो जवाब है नहीं, तो यहां पर एक विशेष तत्व लिया गया। कौन सा, एक तत्व लिया गया है जिसको बोलते हैं सीजियम 133। क्या लिया हुआ है, सीजियम 133। ठीक है, सीजियम पीरियोडिक टेबल के अंदर शायद 55वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, इसका परमाणु भार है 133। परमाणु भार किसे कहते हैं, ये आगे मौका मिला तो जरूर करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसका परमाणु भार 133 है, और ये सीजियम का जो एक परमाणु है, एक एटम है, ये दोलन करता है, ये कंपन करता है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और ये जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है, कितनी देर में, 1 सेकंड में, उसी को ही फ्रीक्वेंसी का सॉरी समय का मानक माना गया है। ठीक है, अब वो दोलनों की संख्या कितनी है, तो वो यहां ध्यान से देखो, इतने दोलन करता है अभी वो, कितने दोलन करता है, इतने। तो क्या लिखा हुआ है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणविक घड़ी में, एटॉमिक वॉच होती है, आगे चर्चा करेंगे। सीजियम 133 का परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार क्या करता है, कंपन करता है। अगर सीजियम का एक एटम परमाणु कितने दोलन कर दे, दोबारा बोलो, 9 अरब कितने करोड़, 19 करोड़ कितने लाख, 26 लाख कितने हजार, और आगे 770 बार जितने ये कंपन कर देना, उस समय अंतराल को किस नाम से पुकारा गया है, 1 सेकंड को। ठीक है, मैं आपको जितनी देर यहां पढ़ाता हूं उसे हम क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 घंटा। तो 1 सेकंड में अगर सीजियम इतनी बारी हिल रहा है तो सोचो ये संख्या बहुत ही बड़ी है। मात्र 1 सेकंड में इतनी बारी ये वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है, और इनके कंपनों की संख्या यदि इतनी है तो मतलब समय कितना लग गया, 1 सेकंड लग गया। ठीक है ना। और ये डेफिनेशन कब से मान्य है, 1967 से मान्य है। ये 3 परिभाषाएं याद होनी चाहिए, 3 तो ही नहीं, परिभाषा तो कितनी है, 2 ही है, तीसरा तो पदार्थ याद होना चाहिए, किसका बना हुआ है वो डब्बा घोड़ा, किसका बना हुआ है, हाँ याद रखना। चौथी परिभाषा है किसकी, धारा की, ये तो पता ही होगी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़े हुए हो तो 1 एम्पेयर की परिभाषा पता ही होगी। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.241 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो धारा का मान कितने एम्पेयर होगा, कितने एम्पेयर होगा। अरे बोर्ड पर मत देखो क्या लिखा हुआ है, मैं जो कह रहा हूं क्या वो सही नहीं है क्या है, लेकिन ये मानक
नहीं है। मानक क्या है? मानक है बल के नियम पर। किसके नियम पर? बल के नियम पर। बल का नियम क्या कहता है कि आपको दो चालक लेने पड़ेंगे। कितने चालक? उनको एक दूसरे के आमने सामने रखो, समानांतर होने चाहिए। रखने कहाँ है? निर्वात में। कहाँ रखने हैं? उनको रखना है 1 मीटर की दूरी पर। मानक आ गया, 1 मीटर की दूरी पर रखना है। फिर उनमें धारा प्रवाहित करवानी है समान दिशा में। क्या प्रवाहित करवानी है? धारा। कौन सी दिशा में? समान दिशा में। जैसे ही धारा प्रवाहित कराओगे उन चालकों के मध्य उत्पन्न होगा बल। क्या उत्पन्न होगा? बल। और यदि उस बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है तो उन तारों में से बहने वाली धारा का मान 1 एम्पेयर होगा। ये डेफिनेशन है। किसकी है ये डेफिनेशन? अरे कि डरे करो ना, एक तो मैं थाने की कहूंगे, मैं कुटूंगा सीधे कदी है। ये 1 एम्पेयर रहा। ठीक है, ये 1 एम्पेयर की परिभाषा रही। क्या है कि दो चालक है, लठ सा पड़े। लठ नहीं है, क्या है ये? तार है ये। कितने लंबे हैं जी? बहुत लंबे हैं, अनंत लंबाई है। कितने मोटे हैं? पतले से हैं, न्यून है, कोई साइज नहीं दिया हुआ। कितनी दूरी पर है? कहां लिखा हुआ है? ये रहा। कितनी दूरी पर है? 1 मीटर इनका बीच का डिस्टेंस है, लास्ट तक 1 मीटर का डिस्टेंस है। इन दोनों में से क्या जा रही है? करंट जा रही है। क्या जा रही है? करंट की डायरेक्शन इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। इस दौरान इनके मध्य बल उत्पन्न होता है, आकर्षण बल। कौन सा बल? ये तारे एक दूसरे को खींचने का क्या करती है? एक दूसरे की ओर खींचने का प्रयास करती है। और उस बल का मान यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो इस तार में भी कितने एम्पेयर की? 1 एम्पेयर की। और इसमें भी 1 एम्पेयर की धारा जा रही है। तो ये होगी किसकी परिभाषा? इससे पढ़ लेते हैं कि 1 एम्पेयर विद्युत धारा वह है जो निर्वात में 1 मीटर के समानांतर स्थित दो अनंत लंबाई के चालक तारों में से प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। 20 नहीं आएगा, कितना आएगा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो तारों में से बहने वाली धारा कितने एम्पेयर की मानी गई है? 1 एम्पेयर। इस परिभाषा को कब अपनाया गया? 1948 में। आज लिखने का काम कल हमने कर लिया था, जिन्होंने नहीं किया वो कल करके लाना, नहीं तो मना आवा तरीको पहले बता रहा हूं मैं। काम जितना कहूं इतना ज्यादा नहीं देता काम, कोई ज्यादा काम नहीं दे रहे। घंटे 1.5 घंटे का काम मेरा है, घंटे 1.5 घंटे का नेक्स्ट टीचर का, और मैथ वाले का घंटे वो जितना मर्जी लगा वो आप पर है, क्योंकि वो मैथ सब में काम में आएगी। ठीक है। अंतिम परिभाषा किसकी है? अंतिम क्या, सॉरी, नेक्स्ट परिभाषा किसकी है? पदार्थ की मात्रा, मोल। ये कईयों को समझ में नहीं आता। मोल समस्या करती है क्योंकि कई जने क्या होते हैं, इस मोल को यानी कि पदार्थ की मात्रा को और द्रव्यमान को अलग नहीं कर पाते। कई जने जो पदार्थ की मात्रा है ना उसको और द्रव्यमान में भेद नहीं कर पाते, तब समस्या हो जाती है। ठीक है, चलो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। पहले मैं 1 किलो केले लेके आया, 1 किलो केले लेके आया। कितने केले चढ़े होंगे? हैं? चलो 12 मान लिया, चढ़ गया दर्जन, 1 दर्जन केले चढ़ गए। मैं 1 किलो सेब लेके आया, क्या 12 चढ़े होंगे क्या? मैं 1 किलो आम लेके आयो, वह सफेदा एडा एडा, दो मसा एडो मोटो आम है, सालो कितना चढ़े होनो? 12 चढ़िया के। मैं किलो चावल लेके आयो, चावल गिनो, 12 ही चढ़े के। द्रव्यमान कितना था सबका? 1 था। मात्रा क्या थी? अलग अलग। समझ में आ रही है बात? तो द्रव्यमान तो क्या है, सबका सेम आ गया। ठीक है, लेकिन मात्रा अलग अलग। संख्यात्मक रूप से मोल पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। किस रूप से? हाँ, तो ये क्या है? मोल, जिसको आगे मोलैरिटी में भी समझेंगे जब रसायन विज्ञान आप पढ़ोगे। तो पदार्थ की मात्रा मोल, प्रतीक भी MOL। डेफिनेशन क्या है? मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण विद्यमान होते हैं जितने कार्बन 12, समस्थानिक नाम सुना है क्या? आइसोटॉप्स बोलते हैं शायद इनको, सुने हैं क्या? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऐसे कुछ होते हैं। तो कार्बन 12 एक समस्थानिक लिया कार्बन का, और उसके अंदर जितने कण थे, यदि किसी और पदार्थ में उतने ही कण हो जाए ना शामिल, तो उसको उस पदार्थ का क्या बोलते हैं? मोलैरिटी, मोल बोलती है, या उसका मात्रा कहते हैं। और ये कार्बन 12 के कितने किलोग्राम परमाणु में होने चाहिए? कितने किलोग्राम में? 0.012 किलोग्राम, मात्र 12 ग्राम। कितने ग्राम?
कार्बन के 12 ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान वाले C12 के अंदर जितने कण पाए जाते हैं उतने ही कण दूसरे पदार्थ में होने चाहिए, तब वो उसकी क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। इस दौरान पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। देखते हैं। केले मेरे को 1 दर्जन लेके आने, सेब भी मेरे को पंडित बिठा रखे, वो कहते 12 केला 12 सेब 12 ही चावल का के लेना है, दाना लेना है। क्या सबका द्रव्यमान सेम होगा क्या? लेकिन सबकी संख्या क्या है? सेम। इसका मतलब ये पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, ये है मोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने मोलैरिटी निकालने के लिए, ये दोनों कार्बन के आगे क्या, चलो इसमें मॉडिफाई कर लेते हैं, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है इनमें। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है सी एटम, सी मतलब कार्बन का परमाणु, ठीक है, जिसका मास परमाणु बाहर कितना है? 12 है। और यहां पर थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर जो ग्राम में वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 12 ग्राम अप्रोक्सीमेट। ठीक है, फिर उस डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, तो मैंने कार्बन 12 का, ठीक है, 12 ग्राम मटेरियल लिया। कितने ग्राम? वास्तव में 12 ग्राम मटेरियल नहीं लिया मैंने, एक निर्धारित संख्या ली, वो संख्या भी आगे बताऊंगा। उसी संख्या के अनुरूप मैंने किसकी संख्या ली? कॉपर के परमाणुओं की। किसकी? कॉपर के। इसके अंदर जितने एटम थे किसके? कार्बन के। सेम उतने ही एटम मैंने लिए किसके? कॉपर के। ठीक है, एटमों की संख्या क्या होगी? आंकिक रूप से दोनों बराबर हो गए, लेकिन द्रव्यमान रूप से दोनों क्या थे? अलग अलग। ये द्रव्यमान रूप से इनकी भिन्नता ही पदार्थ की क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। ठीक है ना। अब इसमें कितने आए हैं? तो जी इतने एटम आए हैं। कितने एटम आए हैं? इतने। इतने कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको एक नंबर बोलते हैं, एवागैड्रो नंबर। सुना है क्या? हाँ, एवागैड्रो नंबर का मतलब है किसी पदार्थ की मोलरिटी का मतलब क्या है कि यदि किसी पदार्थ में इतने कण पाए जाएं, चाहे वो परमाणु हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, उन सब की कुल संख्या यदि इतनी हो जाए तो इसको 1 मोल कहते हैं। 1 मोल का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ में कितने कण? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण यदि उपस्थित हो तो पदार्थ का मात्रा या पदार्थ की मोलारिटी कितनी होगी? 1 मोल होगी। ठीक है ना। तो कार्बन भी 1 मोल, तांबा भी 1 मोल, दोनों 1-1 मोल, लेकिन द्रव्यमान दोनों का क्या है? अलग अलग। ये तो है, कार्बन की तुलना करनी पड़ेगी सभी से, तो हमने की भी है। इसको देखोगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो कई पदार्थों के आपस में क्या की गई है? तुलना की गई है। सबकी मोलैरिटी सेम है, सारे 1 मोल हैं, सारे हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन सबका द्रव्यमान क्या है? तुलना किससे की है? कार्बन से। मानक किसको बना दिया? कार्बन को। स्टैंडर्ड में किसको शामिल किया? 1 किलोग्राम में स्टैंडर्ड में किस धातु को शामिल किया? इरिडियम और प्लेटिनियम को। उसके बाद में 1 मीटर की परिभाषा में किसको मानक बनाया? समय को। किसको? और साथ में प्रकाश को। किसको बनाया? तो सेम यहां पे मानक किसको बनाया? कार्बन की तुलना बाकियों से की है। सब में वैल्यू कितनी है? बोल दो वैल्यू, याद रखो। एवागाड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए, 6.02 या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कार्बन के 12 ग्राम में मिल जाएगी वो संख्या, सल्फर के 32.1 ग्राम में मिलेगी, आयरन के 55.8 ग्राम में उतने होंगे, और कॉपर के 63.5 ग्राम में उतने होंगे, लेड के 206.8 ग्राम में उतने होंगे। संख्या सेम आएगी, द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। हमें संख्या देखनी है, एवागाड्रो नंबर देखना है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो मोलैरिटी द्रव्यमान नहीं है,
मोलैरिटी एक संख्या है जिसको एक वैज्ञानिक ने निर्धारित कर दिया। सभी पदार्थों में ये संख्या जिस द्रव्यमान पर पाई जाती है उसी को पदार्थ की मात्रा कहते हैं। ठीक है ना, वो केले वाला उदाहरण ले लो, सेब वाला ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो हम कहां पहुंच गए? पदार्थ की मात्रा में। ठीक है, हाँ, इसके अंदर यदि लिखना चाहो तो एक चीज लिख सकते हो, लिखो लिखो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का एक मोल, यानी कि 1 मोल कितना होता है, तो पदार्थ की मात्रा का कितना मोल? 1 मोल किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, कुछ मर्जी लिख लो, जितने भी चीजें सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आदि की एक मानक संख्या को दर्शाता है, कि एक मानक संख्या को दर्शाता है जिसे एवोगाद्रो नंबर, या एवोगैड्रो भी लिखा हुआ कई जगह, डे भी आएगा, दे भी आएगा, हमारे उच्चारण ऐसे ही हो जाते हैं फिर हिंदी में आने के बाद में, जिसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। और ये नंबर है कितना? 6.02। यहाँ तो करके आगे बहुत है, जैसे पाई का मान तो लेते हैं 3.14 क्या, इतना ही है क्या? वो तो चलता ही रहेगा, तो ये भी चलता ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो संतुष्टि करनी पड़ेगी ना। तो यहां संतुष्टि कर ली कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 कितनी इकाई दही करिए थोड़ी सी। आपके एक हाथ में 15 कट्टा है, 15 तक तो करो इकाई दही, बाकी देखेंगे 23 तो ही में हाथ में आ जाएगी। एक ही हाथ देखो पहला, तो कह नहीं मारी नहीं एक हाथ की, तो एक हाथ में बहुत ताकत होती है। अभी देखो 15 तक कितनी ताकत है, कर ले। निंदा ना रख, जो भी काम बोलूं चाहे वो छोटे छोटा, चाहे वो मजाक लगे करना है, हर बात माननी है। कितने? 15 तक कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे हल है नील, संख, पदम, धदम में तो आवे को नहीं अपन है। 10 की पावर 23 तक जाने, 15 तक जाना है, आंख भर आ गई। तो ये बहुत है, ये संख्या बहुत ही ज्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है? कण बहुत ही छोटा होता है, परमाणु बहुत ही नंगी आंखों से दिखता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सबसे ही क्या है, छोटा है। छोटी छोटी चीजें तो एक डब्बी में बहुत सारी आ सकती है, ये चीज है, कोई दिक्कत? ठीक, क्या पढ़ लिया? मोल। कौन सी मानक इकाई? पदार्थ की मात्रा की। नेक्स्ट आती है अभी ज्योति तीव्रता। कौन सी तीव्रता? ज्योति कोई छोरी को नाम को नहीं, ठीक है, ध्यान रखियो। इसको बोलते हैं प्रकाश तीव्रता। क्या बोलते हैं? ज्योति बोला गया किसको? ज्योति पर्यायवाची है किसका? प्रकाश का, लाइट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इंटेंसिटी बोलते हैं तीव्रता को, लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसका मात्रक हो गया क्या? कैंडेला, कैंडेला का प्रतीक हो गया सीडी, एरटा तारा ला गया, मन ध्यान है। डेफिनेशन क्या है? ये थोड़ी सी औखी सी है, ठीक है ना, देखते हैं। किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा, अब दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं है, पहला तो दिमाग को ध्यान रख लेता है, क्योंकि हम दिशाओं को हमेशा इन्हीं से नापते आ रहे हैं, बचपन से ही सिखाए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 4 दिशाएं हैं जी, है ना। हाँ, उत्तर का नहीं मुंह करके चलना, उत्तरी ध्रुव पहुंच जाएगा, दक्षिण का नहीं करा तो इन्हें का नहीं सिर करके नहीं सोना चाहिए, इन्हें पक करके नहीं सोना चाहिए, सिखाया उन्होंने किया। मंदिर में भगवान की देवताओं का मुंह हमेशा पूर्व की ओर होता है। ए कौन ही पढ़नो, ए जुड़े हाथ हरा है, वो अलग विज्ञान है, वो धार्मिक विज्ञान है। मैंने काट दो एक कर दिमाग को यहाँ साइड में, इधर आ जाओ, ठीक है। तो किसी निश्चित दिशा में, कहीं भी हो सकता है, ऊपर लॉन्च किया हो सकता है जमीन में खाडो बना के नीचे लॉन्च करे कोई चीज,
ठीक है ना। तो किसी निश्चित दिशा में 540 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका इकाई है? फ्रीक्वेंसी की। अभी है ना, आज मैं चार्ट भेजूंगा, कुछ पन्ने भेजूंगा, कुछ नोट्स भेजूंगा, वो आपके टेस्ट में आएंगे। ठेको का इतना इतना याद होएगा, रह गए करो, मेरी ठेकेदारी नहीं है, बहुत काम है, इतना काम है याद करने वाला, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब ठेको का जी पहला ही भेज देता तो ठेका लोग कह को नहीं करना आ रहा, तो पहला भेजूंगा फायदे को नहीं, तो कुछ पेज भेजूंगा मैं, पीडीएफ भेजूंगा, हो सकता है वो 10 पेज हो सकता है वो 40 पेज हो सकता है एक पेज के अंदर 3 ही आंकड़े, और हो सकता है एक पेज के अंदर 70 आंकड़े हो, याद होने चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट में नजारे दिखा दूंगा उनके, क्या भेजूंगा। ठीक है, सोचियो भलाई, ना याद करियो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कह रहा है, किसी निश्चित दिशा में 540 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हर्ट्ज का एक वर्णीय, इंग्लिश में मोनोक्रोमाइट प्रकाश। अब ओके हुआ है तो प्रकाश का इतिहास जब बताऊंगा। एक वर्णीय मतलब जिसमें और किसी रंग की आपा ना हो। लाल है तो कौन सा रंग दिखेगा? वो लाल ही, उसमें नीले रंग की, सफेद रंग की झलक नजर नहीं आएगी। एकल कलर रखने वाला प्रकाश मोनोक्रोमाइट कहलाता है। एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट, 1/600 यानी कि 1 वाट का कौन सा हिस्सा? 683 वाट प्रति स्टेडियन की विकिरण तीव्रता वाले। अब स्टेडियन क्या है ये भी आगे बताऊंगा। वाले ठोस कोण स्टेडियन की इकाई है, ठोस कोण नहीं है, वो आगे आएगा। विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता, एक लैंप की, सूरज की, चांद सितारे जो भी लाइट फेंक रहे हैं उसकी ज्योति तीव्रता को कितना माना गया है? 1 कैंडला, लेकिन शर्त है फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए और वाटेज इसके तुल्य होने चाहिए, तब जो प्रकाश की किरण निकलेगी उसकी तीव्रता कितनी होती है? 1 कैंडेला होती है। समझ गई? अब तीव्रता क्या है पहले तो बताओ। चलो कोई नहीं, मैं थारा वो यहाँ मारूं कमर का मां पीछे चुबे हो गए। कौन चुबे नहीं? यानी कि तीव्रता क्या है? कम है। इल्लो पासो फिर इन्हें तिखो करके यहाँ बढ़िया एकदम यहाँ टंग करते हैं, खून आ जाइए करके यहाँ तीव्रता क्या है? ज्यादा। फिर थारा स्विच बोल दो, हर बार तीव्रता का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? कभी ज्यादा और कभी कम। तो हमें तो तीव्रता प्रकाश की चाहिए, इसको सिर्फ कौन महसूस कर सकती है? आंखें। कान ने तो दिखा को नहीं, चमड़ ने भी दिखा है कोनी, जीभ ने भी दिखा है कोनी। ये 3 नाम लिए क्या है? कान, जीभ, ये चमड़ी क्या है? ये ज्ञानेंद्री क्या है? हाँ, कान हमें ताप के प्रति बताते हैं। किसके प्रति ज्ञान देते हैं? हैं? धारा के प्रति, ध्वनि के प्रति। किसके प्रति? आंखें किसके प्रति? प्रकाश के प्रति। तो आंख अनुभव करेगी तीव्रता। कई बार लाइट थारा कोई मुंह पर मारेगा, यार बंद करनी ना, एकदम अंधेरे कमरे के अंदर आप सोए हुए और एकदम से आके कोई क्या जला दे, बल्ब जला दे, थे अंधेरा में आराम या मोबाइल देख क्या हो, ठीक है, लाइट जला दी तो एकदम से आंखें चुंधिया जाएगी अंधेरे में एकदम से। क्यों हुआ? क्योंकि तीव्रता एकदम से आक्रमण किया आप पे, और आप आक्रमण को एकदम से बर्दाश्त, एकदम वो आक्रमण कौन बर्दाश्त कर पाए? सारा राजा ही हार जाए तो। ठीक है ना। तो ये ज्योति तीव्रता जैसा है वैसे याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये जो परिभाषा है ये लाइट से, ये बहुत कम रेयर यूज होनी है आपकी, प्रकाश टॉपिक आएगा उसी के अंदर। नेक्स्ट आती है ताप, ठंडा गर्म, है ना, सर्दी गर्मी, टेम्परेचर। ठीक है, जिसका मेन मकसद है ऊष्मा को समझाना। किसको समझाना? लेकिन ऊष्मा शामिल नहीं की, ऊष्मा की इकाई शामिल की, ऊष्मा की स्थिति शामिल की, जिसको बोलते हैं क्या? तापमान, जिसकी ऐसा इकाई क्या है? केल्विन। प्रतीक के परिभाषा थोड़ी सी अटपटी है, कई चीजें समझनी पड़ेगी। जल के त्रिक बिंदु, कौन सा बिंदु? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? अरे ना फेंको, 5 हुए थे, पढ़े पढ़ाए सारी धूड़ करते हो। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 होती है। ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। फिर बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं होती क्या? तो फिर किया को 3 हुआ। मेरा प्रश्न अलग था, थे अठे रट्टा लगा ला रहे हो, समय पड़ी परिभाषा देखने ला रहे हो। लेकिन जो 3 अवस्थाएं शुरुआत की है, ठोस, द्रव और गैस, यदि वो एक साथ प्राप्त हो जाए, एक ही समय पर, एक ही तापमान पर, एक ही दबाव पर, ठीक है, उस अवस्था को बोलते हैं त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं? यानी कि हमने एक कंडीशन तैयार कर ली, पानी लिया, उसको एक ऐसा तापमान और एक ऐसा दबाव दे दिया कि पानी द्रव अवस्था में भी है,
पानी उबल भी रहा है, गैस अवस्था में भी है, और पानी जमा भी हुआ है, उसका क्या है? बर्फ है, बर्फ भी है और पानी भी है, ये तो हो सकता है, बर्फ भी है और पानी भी, दो अवस्थाएं तो प्राप्त हो सकती है एक साथ, तीसरी भी प्राप्त हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। 5,999 में मोटरसाइकिल आता है कि नहीं आता? स्कूटी एक्टिवा आ जाए नहीं? अरे आवा है को नहीं आवा है? किस तरह बूढ़ी हो बरसी बाइक अलग बात है, आता तो है ना? हाँ, तो ये भी आती है, इसी को बहुत ही साबित किया हुआ है भाई। जल का कौन सा बिंदु? त्रिक बिंदु। तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मीय गतिकीय ताप का 1/273.16, ये 273.16 एक ऐसा अंक है जिसको आपको याद रखना जरूरी है। वो क्यों? वो आगे जब ऊष्मा गतिक पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा, जब ऊष्मा कराऊंगा तब काम में आएगा। अभी क्या है, इन परिभाषाओं पर गौर कर लो, ये क्या होते हैं वो आगे आने ही आने, ये सब पढ़ना है अपने दोबारा, सीजियम पढ़ना है हमने, हमने इरेडियम प्लेटिनियम इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है, ध्यान रखना। वहां भाग 1 केल्विन कहलाता है, ठीक है? तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मीय गति ताप का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है। ये वो ऊष्मा है, वो मात्रा है ऊष्मा की जिसपे जल अपनी एक ही समय में तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अब क्या लिखा हुआ है? वह ताप तथा दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, एक साथ साम्य अवस्था में होती है, उसका क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। सबका त्रिक बिंदु क्या है? अलग अलग है, ये एक विशेष ताप और विशेष दाब पर होता है। पानी का यदि त्रिक बिंदु आपने लेके आना है, शुद्ध जल का यदि त्रिक बिंदु लेके आना है, तो ध्यान रखना टेम्परेचर तो होना चाहिए कितना? 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से थोड़ा सा क्या है ऊपर है, जीरो पर तो वो जम जाएगा, हमें तो तीनों अवस्थाएं चाहिए ना, ठोस थोड़ी चाहिए, तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और 6111.65 पास्कल का क्या होना चाहिए? दाब होना चाहिए। इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर यदि मेंटेन कर लोगे तो क्या होगा? आप जल की एक स्थिति प्राप्त करोगे जिसमें पानी उबल भी रहा होगा, पानी जमा भी होगा और पानी द्रव में भी होगा। इसको बोलते हैं कौन सा बिंदु? त्रिक बिंदु। कौन सा बिंदु? लैब में सब कुछ साबित किया हुआ है ये। अब ये एक त्रिक बिंदु की कंडीशन है इसके अंदर। अब ये डायग्राम, ये एक्सपेरिमेंट यदि आप प्रयोगशाला में करो या देखो तो पता लगेगा। इस स्थिति में बीकर में पानी है, बीकर के बैठा है क्या? परख नली को बड़ो भाई के कहलावे? हाँ, इं कौन लिखनो नहीं, ठीक है? जितने भी रसायन के, विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं वो परख नली में किए जाते हैं, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर में बीकर में, जाड़ में, इस प्रकार के पॉट में किए जाते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या इसके नीचे कहीं आग जल रही है क्या? है? नहीं जल रही, फिर भी पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है। उबल रहा है इसका मतलब गैस बन रही है, यानी कि जल कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। लिक्विड भी नजर आ रहा है, उबल रहा है, पानी दिख रहा है ना साइड में, द्रव अवस्था में है, डला भी दिख रहा है दो इन, अर्थात जमा हुआ भी है। तो बर्फ भी है, द्रव भी है और गैस भी, वाष्प भी है, तीनों अवस्थाएं एक साथ आ गई। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हर चीज का ट्रिपल पॉइंट प्राप्त किया जा सकता है, कंडीशन अप्लाई है। जिस प्रकार 5,999 में मोटरसाइकिल, कार, ट्रक की मर्जी का डास्को थे, आ तो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन क्या है? अप्लाई है। तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है। कोई दिक्कत है 7 परिभाषाओं में? है तो बोलो। ये मत कहना जी ये ऊष्मा गतिक के हुआ कराऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं इसको। ये मत कहना जी ये हर्टज की चीज है, समझाओ, मैंने कराऊंगा, समय लगेगा उस तक पहुंचने में, पहले ये चीजें समझ लो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत कौन नहीं, याद कर लोगे ना? अगर इनसे प्रश्न बने तो कितने बनेंगे? अरे कितना प्रश्न दिखे ताने? मन तो टेस्ट पूरा दिखे ही शनिवार वालों, मेरे को तो पूरा का पूरा टेस्ट दिख रहा है इसके अंदर, सारी रीजनिंग भी दिखने आ रही है, मन तो गणित भी दिखने आ रही है, थान दिखेगी? हाँ, थाने बस 7 दिख जाए तो बहुत है। अर्जुन ने क्या दिखनी चाहिए मछली की? हाँ, बस वहां आंख देखो थे। अभी फिलहाल ये 7 इकाइयां, उनकी परिभाषा याद रखो, प्रश्न मेरे पे छोड़ दो, मैं दिखा दूंगा नजारा थाने, ठीक है ना? चलें आगे। हाँ, तो ये थी कौन सी प्रणाली? एसआई प्रणाली। कौन सी प्रणाली?
एसआई प्रणाली। अब एसआई प्रणाली मैंने कहा जब बनाई, 7 मात्रक आगे तो मांगी मेन कापी भरगी, फिर मां किसी कापी मांगी, सप्लीमेंट्री मांगी। किसी मांगी? क्योंकि 2 इकाइयों को इन 7 में स्थान नहीं मिल पाया। ठीक है ना। और वापस चलते हैं, हमारा टॉपिक था मापन की पद्धतियां या मापन की प्रणालियां। उनमें हम पढ़ रहे थे एसआई। इकाइयों की बात करें तो हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी मूल इकाइयां, एक पढ़ी थी व्युत्पन्न इकाइयां। क्या पढ़ी थी? मूल इकाइयां और व्युत्पन्न। मूल इकाइयां तो ये 7 है, व्युत्पन्न इकाइयां इन 7 के मेल से बनती है, दुनिया जान के अभी दिखाऊंगा जाते हुए। ठीक है ना। अब वो मूल इकाइयों से भिन्न कुछ इकाइयां रह गई थी, अब वो इकाइयों को मूल में जगह दे नहीं पाए तो उनको नाम दे दिया पूरक इकाई या सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हेडिंग लगाओ पूरक इकाइयां या सप्लीमेंट्री यूनिट। लिखो एसआई की 7 मौलिक इकाइयों के अतिरिक्त 2 पूरक इकाइयां भी काम में लाई जाती है। एसआई की 7 मौलिक इकाइयों के अतिरिक्त 2 पूरक इकाइयां भी काम में लाई जाती है। एसआई की 7 मौलिक इकाइयों के अतिरिक्त 2 कौन सी इकाइयां? पूरक इकाइयां भी काम में लाई जाती है। अब ये इकाई है किसकी? तो एक इकाई होती है ठोस कोण की। किसकी होती है? एक इकाई होती है समतल कोण की। कौन से कोण की? हाँ, सीधे तल पर बना कोण, और एक होता है ठोस कोण। कोण तो जानते ही हो, ये क्या बन गया? कोण। ये जो कोण बना है इसको लिखते किससे हैं? अरे की गणित करेड़ी होनी थारी। किससे? थीटा से के फाई से? हाँ, किससे? इससे, है ना। अंडा क्रैक हुआ हुआ, अभी चूजो निकली मुंह देखियो थे। ठीक है, ये क्या बन गया? थीटा। क्या बना? हाँ, तो कोण का प्रतीक क्या है? थीटा। कोण से कोण का प्रतीक थीटा है। कौन सा कोण? हाँ, तो अडी को ना हेडिंग लगाओ नंबर 1 समतल कोण। लिखो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के, किसी वृत्त की त्रिज्या के, रेडियस के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला एक कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। ठीक है, लिखो इसे रेडियन में मापा जाता है और यही वो पूरक इकाई है। इसे रेडियन में, RAD सॉरी, इसे किस में नापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। तो SI की 7 इकाइयों के अलावा 8वीं इकाई जो पूरक है वो कौन सी है? वो रेडियन है। रेडियन किस चीज की इकाई है भी? समतल कोण। समतल कोण का प्रतीक क्या है? यहां बना देते हैं क्या? थीटा। ये परिभाषा क्या है?
कि किसी वृत्त की, मानना कि यहाँ एक गोला है, दिखेगी? हाँ दिखना चाहिए, चाहे ना दिखे फिर भी हाँ भरनी है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे मानना कि ये क्या है, गोला यानी कि एक वृत्त है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। वृत्त के केंद्र से एक तरफ बिल्कुल सीधी लाइन खींची है, समतल रेखा खींची है, क्या कहलाती है, त्रिज्या। दोनों तरफ खींच दो तो व्यास, व्यास नहीं, क्या खींचनी है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या जितनी खींची है ना, जितने भी एमएम की, सेंटीमीटर की, मीटर की है, एक चाप लगाना है उतने ही एमएम, उतने ही सेंटीमीटर, उतने ही मीटर का। कहां से, केंद्र से, यहां से यहां तक। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये चाप भी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का। लग गया चाप, खत्म। अब इस चाप को इस किनारे से यहां इस कोने पर, केंद्र पर क्या कर दो, मिला दो। समतल रेखा, चाप, मिला दिया, क्या बना, कोण। क्या बना, कौन सा कोण, समतल कोण। ये जो कोण तैयार हुआ है इसको किस नाम से पुकारते हैं, ये है समतल कोण, प्लेन एंगल बोलते हैं इसको। हो गया। इस समतल कोण को भी तो नापना पड़ेगा किसी यूनिट में, तो किस में नापा, रेडियन में। किस में नापा, रेडियन में, ठीक है। हाँ लिख लो, डायग्राम बना लो, बना लिया, शाबाश, घरों बना के ले हो। ठीक है। अब इस समतल गोल का यदि फॉर्मूला देखना हो तो ये चाप है जिसको बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, ये आर है त्रिज्या, ठीक है। तो काटे गए चाप और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात थीटा कहलाता है। यानी कि समतल कोण थीटा बराबर है किसके, एस बटा में आर के। अब आपसे प्रश्न पूछूंगा एक, इसकी रेडियन यूनिट है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसकी विमा आगे पढ़ाऊंगा, डायमेंशन क्या है। चलो, ये चाप किस में नापा जाएगा, एक रेखा है ना, गोल हो चाहे कैसी भी हो, लेंथ है इसकी, लंबाई में नापा जाएगा। नापा जाएगा, इसकी लंबाई है, किस में होती है लंबाई, मीटर में। त्रिज्या किस में नापी जाती है, मीटर में। ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, गया मीटर। कोई इकाई नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है। इकाई तो है लेकिन क्या नहीं है, विमा नहीं है। विमा आगे आएगा, इसलिए दिमाग में चीज डालनी पड़ेगी आपके, धीरे धीरे तब एक्टिवेट हो पाओगे। तो इसकी डायमेंशन कोई नहीं होती, ठीक है। यानी कि हम इसको तीर के निशान, निशून, इन सबसे प्रदर्शित तो कर सकते हैं, लेकिन इसके मेजरमेंट की सातों इकाइयों में से आपस में मिला मिलू के व्युत्पन्न नहीं कर सकते। 7 इकाइयां जो है ना, उनको मिला के उनके अनुपात के आधार पे देखकर, यहां पे भी देखेंगे तो ये भी मीटर में आएगा, ये भी देखेंगे ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट गया तो इसका कोई पैमाना नहीं निकल के आता। एसआई के 7 इकाइयों से इनका कोई मेल नहीं है, इसलिए उस सारणी में इसको शामिल नहीं किया गया, अलग बना दिया। क्या बोला, पूरक इकाई। समझ गए, कौन सा कोण, समतल कोण। हाँ, जिसकी इकाई क्या है, रेडियन। 1 रेडियन बराबर, हाँ रटा अच्छा टिका के मार गए बेटो, 1 रेडियन बराबर है 57 पॉइंट के 30 के, कोई नहीं। बस, अरे बस बस उल्टी आ जल्दी, आराम हो, ठीक है। कभी मौका मिला तो देखो, जब आप थाने की पतो हुआ है, जब आपको कुछ ज्ञान होता है और कोई आपसे पूछे तो यहाँ उड़क उठ है, मैं बताऊं, हुआ नहीं, यहाँ मां भरणे का जिक्र काट दिया सारा ही, ऐठे कौन खिंडाणो। जब मैं पूछू नहीं, जब मैं रोक दूं तो बस ठीक है। जो आपको पता है वो पूरी दुनिया को पता है। पता वो लगाओ जो किसी को भी पता नहीं, वो पता लगाओ जो पेपर में आना है, और जो किसी को पता नहीं है लेकिन आपको पता है, फिर उनमें चारों में से चुन लो। अब ढाई गुण के पतो है मानर के गुण, ठीक है ना। तो ये याद कर लोगे। पहला है अभी तो, क्या पहली पूरक इकाई आई है, क्या पूरक इकाई रेडियन है, समतल कोण की है ये, समझ गए ना। समतल कोण एक राशि है, समतल कोण क्या है, जिसकी इकाई क्या है, हाँ। और रेडियन कौन सी इकाई में शामिल है, ये मारा गया, गया कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा निवारण तारो लिखो, ढंगू पढ़ लो। उसके बाद में आता है समतल कोण के बाद में ठोस कोण। कौन सा कोण,
ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठोस कोण। लिखो किसी गोले की सतह, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले, उसकी त्रिज्या की बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा, उसकी त्रिज्या की बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर निर्मित किया गया कोण, या गोले के केंद्र पर निर्मित हुआ कोण ठोस कोण कहलाता है, या इसको घन कोण भी कहते हैं भी। कौन सा कोण? घन, ठोस कोण या घन कोण कहलाता है। और जो पूरक दूसरी इकाई है वो इसका मात्रक है घन कोण का, क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। इसे स्टेरेडियन में प्रदर्शित किया जाता है या मापा जाता है। ठीक है, अब वो ठोस कोण के समझ में को नहीं आया तो आराम समझ में आ, टेंशन वाली बात को नहीं। नहीं समझ में आएगा ठोस कोण? गोला, गेंद, खोखला गोला। ठीक है, गोला यानी कि गेंद, कौन सा गोला? फुटबॉल एक कौन से गोले का उदाहरण है? खोखले गोले का। समझ गए? ठीक है, देखो आपको समझाने के लिए विज्ञान, भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी बात ही तो यही है, हम इसका रोज यूज करते हैं। रोज नहीं तो साल में एक कर तो कर ही हो। कदी कदी तो कुल्फी इसी आइसक्रीम कोण में घाल के खाओ ही हो। कदी तो टोपी पहरी होनी है। कौन पहरी के? हाँ, कौन सी टोपी है ये? एक स्पेशल टोपी है, जब कोई मर जाता है तब पहनाते हैं। फिर हर साल एक बार ही कोई ना कोई पहना है। तारा भी जन्मदिन होना कदी, और उसी जन्मदिन पे इन कोण के अंदर क्या? आइसक्रीम। कोण के अंदर आइसक्रीम। किसमें? अब ध्यान से देखो, इस टोपी को अभी तो खड़ा रख रखा है, जई ने पटक दी ऊपर पास है तो यहाँ दिखाएगी। अंदर ध्यान से देखो, एक कोण बन रहा है। क्या अंदर एंगल नहीं बन रहा क्या? यहां से जो चीज चल रही है, मान लो इसके चारों किनारों पर मैंने एक रस्सी बांध दी, और रस्सी कहां आ रही है? केंद्र पर। इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और अंदर क्या बन रहा है? एक वो अंदर बनने वाला कोण ही क्या है? ये समतल कोण से अलग है कि नहीं है? समतल कोण के लिए तो एक रेखा चाहिए, एक रेखा यहाँ चाहिए, ओ बन गया। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें एक गोला चाहिए। उस गोले के अंदर से हम कटिंग करके बाहर निकालेंगे क्या? एक या तो इस प्रकार की टोपी, या इस प्रकार से एक कोण। और इसके अंदर जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, गोल सा या जैसे भी, उसको क्या बोलते हैं? ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण हमारी जिंदगी में बहुत काम का है, जगह जगह ठोस कोण बनते हैं। ये लो, अब समझ लो। ये क्या लिया? एक गोला। ये गोले की सतह, जितनी इसकी त्रिज्या थी उसके बराबर हमने पूरा वृत्त बना के एक चाप काटा। अब ये जो वृत्त का चाप है, हर जगह केंद्र से क्या हो रहा है? मिल रहा है। और इसके सेंटर में जो भी कोण बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? वो ठोस कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक कोण दिखाऊं आइसक्रीम वाला, तो वो इस प्रकार का है, हर जगह से घिरा हुआ है, ये रेखाएं मिल रही है। अब इसके सेंटर में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। उसी एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल या ठोस कोण कहते हैं, जिसकी इकाई आपके दूसरे पूरे मात्रक रूप में शामिल की गई है। नाम क्या है? स्टेरेडियन। कोई दिक्कत? ठीक है, एक लाइन लिख लो अंतिम, फिर आज के लिए इतना ही, कल कुछ और देखेंगे। नोट लगा के लिखो, ठोस कोण व समतल कोण विमा विहीन राशियां हैं, डायमेंशन नहीं होती इनकी।
ठोस कोण व समतल कोण विमा विहीन राशियां हैं। इसका यदि फॉर्मूला चाहिए आपको तो ठोस कोण को या तो इस प्रकार इस ओमेगा से लिखते हैं या इस प्रकार इस ओमेगा से लिखते हैं, और ये ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, या 4 पाई वाला नहीं, आप तो यही करो ए स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए बटा में आर आएगा, ए बटा में आर स्क्वायर। ए होता है इसका, ये वक्र तल बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल इसका, और बटा में त्रिज्या की स्क्वायर। क्षेत्रफल भी स्क्वायर में होता है मीटर की घात, ठीक है। आर की भी क्या है घात, दोनों इकाइयां सेम कट जाएंगी, कोई विमा नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है भी, ठीक है। तो ये था कौन, ठोस कोण। ठोस कोण मुद्दा नहीं है हमारा, मेन मुद्दा ठोस कोण और समतल कोण पढ़ना नहीं है हमारा, मेन मुद्दा पूरक राशियां पढ़ना है। पूरक राशियां कितनी है, एक है रेडियन, एक है स्टेरेडियन, उस पे गौर करना बहुत है। हाँ, कल हम देखेंगे विमाएं, क्या देखेंगे कि ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं ये कैसे बनती है, उसके कुछ नोट्स भेजूंगा अब मैं, वो याद करने हैं, टेस्ट में आएंगे उनमें से, ठीक है ना। हाँ जाओ, ग्रुप में सारे जुड़े हुए हैं ना, हाँ तो पीडीएफ आ जाएगी, उसके अंदर इमेज है तो इमेज आ जाएगी।